नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत हम बात कर रहे हैं सावरकर की वीर गाथा की। और इस सिलसिले में आज की कड़ी में हम बात करेंगे कि जेल से छूटने के बाद सावरकर की स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में क्या भूमिका रही, उनकी क्या राय रही, रत्नागिरी में रहे वो, वहां से उन्होंने क्या आजादी के आंदोलन को कोई योगदान दिया, या रत्नागिरी से भी जब उन्हें पूर्ण आजादी मिल गई तो उसके बाद वो आजादी के आंदोलन में सक्रिय हुए या नहीं हुए, वो उनकी क्या भूमिका रही पूरे आजादी के आंदोलन में। क्या वो आजादी के आंदोलन में कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई में उतरे, या अपने आप को दरकिनार कर लिया? क्योंकि जो उनके भक्त हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उन्हें महापुरुष बताते हैं, उनका कहना ये है कि वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रवादी थे। तो आज हम इस भूमिका पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यही है कि ढेर सारी माफिया मांगने के बाद उनकी रिहाई हुई, वो रत्नागिरी जेल में एक जो कहते हैं कि एक सीमित दायरे में रहने को मजबूर हो गए शर्तों के हिसाब से। वहां रहते हुए क्या वो स्वतंत्रता आंदोलन को किसी तरह से पुष्ट कर रहे थे? कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन उनका इतिहास में मिलता है? और फिर रत्नागिरी के से भी मुक्ति पा जाने के बाद वो किस तरह से सक्रिय रहे भारतीय राजनीति में या स्वतंत्रता आंदोलन? देखिए, 1924 तक तो वो जेल में थे और 1924 में उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो केवल रत्नागिरी में ही रहेंगे। रत्नागिरी से बाहर जाना हो तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। तो ये तो उनके ऊपर एक शर्त थी जो उन्होंने मंजूर की कि ठीक है, मैं किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लूँगा। पर यहाँ तक आते आते जो उनकी किताब है हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू, तो उनका मुख्य उद्देश्य अब हो गया हिंदुओं की एकता कायम करना। और जो पहले अंडमान के पहले उनका एक उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करना, वो उद्देश्य अब बदल गया। अब वो उनका कोई उद्देश्य नहीं था और उन्होंने अपना वक्त इसमें बिताया कि हिंदुओं की एकता कैसे मजबूत की जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो अस्पृश्यता के कारण और जाति प्रथा के कारण समाज में जो विभाजन थे, उसके लिए हिंदुओं को जोड़ने का काम उन्होंने सोचा और उन्होंने कुछ काम किया। जहां दलितों का मंदिर प्रवेश उन्होंने एनकरेज किया, एक पतित पावन मंदिर बनाया जिसमें दलितों के भी आने की छूट थी। फिर उन्होंने सहभोज के कार्यक्रम आयोजित किए और ये उनकी कोशिश थी कि जाति प्रथा के बावजूद हिंदू समाज की एकता बने। अब यहाँ थोड़ा हमें ख्याल करना चाहिए कि उनका उद्देश्य जाति प्रथा को समाप्त करने का नहीं था। जो जी, अम्बेडकर प्रोफेसर पुनियानी, इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में थोड़ा विस्तार से बातचीत भी कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अब हम सीधे आजादी के आंदोलन के प्रति, जो आपने कहा कि वो राजनीति से अलग हो गए थे, लेकिन वो एक दूसरे तरह की राजनीति कर भी रहे थे। हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, हिंदुओं को एकजुट करने की राजनीति कर रहे थे। तो ये राजनीति क्या थी? और दूसरा ये कि स्वतंत्रता आंदोलन से क्या पूरी तरह से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो उस समय उन्होंने एक भूमिका ये ली कि जो आज़ादी का आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा है, उससे पूरी तौर से, वैसे भी वो कभी इसके भाग नहीं थे क्योंकि 1920 के बाद ये आंदोलन ने तेज़ी पकड़ी और सावरकर हमेशा उससे बाहर थे। तो उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। एक तो खैर राजनीतिक बंधन कहा जा सकता है, पर उनकी उस प्रकार की मंशा भी नहीं थी कि वो किसी प्रकार से राजनीतिक आंदोलन को प्रेरणा दे सके। हो सकता था रत्नागिरी में रहकर वो इस आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ संदेश के माध्यम से इसको मजबूत करते, पर ऐसा उनका कोई इसमें योगदान नहीं था। और ये कहा जा सकता है कि रत्नागिरी जेल से छूटने के बाद
राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तौर से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। और जो राष्ट्रीय आंदोलन से नाता तोड़ना तो एक बात है, पूरी तौर से राष्ट्रीय आंदोलन के कदमों का विरोध करना चालू कर दिया। उन्होंने हमेशा कहा ये जो राष्ट्रीय आंदोलन की नीति है गांधी के नेतृत्व में, ये गलत है। तो निश्चित रूप से आज़ादी के आंदोलन से उनका कोई भी जुड़ाव नहीं था। और जैसा आपने शुरू में कहा कि उनके मानने वाले ऐसा कहते हैं कि उन्होंने माफ़ीनामे इसलिए लिखे ताकि वो छूट कर आएँ और आज़ादी के आंदोलन में भाग ले सकें, तो उसके उलट उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से कोई योगदान इस दौरान नहीं किया और आगे भी नहीं किया। वो भी उस पर भी हम आ सकते हैं। जी प्रोफेसर पुनियानी, क्या हम ये माने कि वीर सावरकर अंडमान निकोबार में रहने के बाद इतने खौफजदा हो गए थे, इतने डर गए थे जेल की सजा से, कि उन्होंने एक तरह से माफीनामों में तो सरेंडर किया ही, अपनी जिंदगी में भी सरेंडर कर दिया। राष्ट्र को आजाद करने की, गुलामी की बेड़ियों से जो उनका पहले उसूल हुआ करता था, उससे तौबा कर ली उन्होंने, बिल्कुल उसको भूल गए। वो उन्हें लगा कि अगर मैं राजनीति करूंगा स्वतंत्रता की, तो अंग्रेज कहीं मुझे फिर उठा के अंडमान निकोबार न भेज दें। क्या ये भय काम कर रहा था उनके अंदर? अब देखिए, दो चीज़ें काम कर रही थी। अब एक तो कह सकते हैं कि जेल में जो उनको यातना उन्होंने जो महसूस की, उसके कारण जो उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन तो ये आया कि ब्रिटिश के खिलाफ कोई काम नहीं करना। और जैसा उन्होंने अपने माफ़ीनामों में हमने चर्चा की, बार बार अंग्रेज़ों को आश्वासन दिया कि मैं आपका हो गया हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मतलब ये बात तो उन्होंने माफ़ीनामों में स्पष्ट की और अपनी ज़िंदगी में इसको जिया। सवाल ये है कि जो उनके मानने वाले कहते हैं कि माफ़ीनामे तो केवल एक बहाना था, वो बहाना नहीं था। वो वास्तव में अपनी जो उनकी सोच थी, नई सोच जो विकसित हुई थी, उसके आधार पे नंबर 1 ब्रिटिशों का पूरी तौर से समर्थन, नंबर 2 आज़ादी के आंदोलन का पूरी तौर से विरोध, और तीसरा मैं कह दूँगा कि जो सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति, उसका एक पर्याय जो चल रहा था हिंदू सांप्रदायिक राजनीति को, उन्होंने इसको ज़्यादा मजबूत किया। और हिंदू सांप्रदायिक राजनीति और मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति, इन दो आधार पे ब्रिटिश की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उससे उनको बहुत सहायता मिल रही थी। जी, अब मैं चाहूंगा कि आपने जो 3 बिंदु गिनाए हैं, इनको एक-एक करके थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। जैसे आपने कहा कि उन्होंने तय किया कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना है। तो जी। उनके ऐसे कौन-कौन से कारनामे थे वीरता के, जिनमें ये परिलक्षित होता है कि वो ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी, उस तरह की भूमिका अदा कर रहे थे? अब रत्नागिरी के दौरान तो केवल यही था कि ब्रिटिश सरकार को भी चाहिए था कि हिंदुत्व की राजनीति ज़्यादा मजबूत हो, ताकि वो मुस्लिम सांप्रदायिकता और ये हिंदू सांप्रदायिकता दोनों चल सके। तो ब्रिटिश को जो चाहिए कि सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हो, पहला उनका योगदान तो ये रहा। और दूसरा, बाद में जाकर उन्होंने जो किया कि भाई अंग्रेज़ों का जो 1942 का युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एक सक्रिय योगदान दिया। अब यहाँ ये अभी जो हम अगर बात करें, तो अगर ब्रिटिश को सबसे सक्रिय योगदान उनके युद्ध के एफर्ट्स में, युद्ध की कोशिशों में मिला, तो सावरकर से मिला। वो जगह-जगह गए, उन्होंने जगह-जगह सम्मेलन किए और हिंदुओं को कहा कि भाई आप ब्रिटिश फ़ौज में भर्ती होइए, ब्रिटिश अभी संकट में है और हमें ब्रिटिश को मदद करना चाहिए। अब यहाँ एक अंतर्विरोध बताने के लिए मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि उस तरफ से सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फ़ौज बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर एक दबाव बनाए हुए हैं। और इधर से सावरकर पूरे रिक्रूटमेंट में, और ये रिक्रूटमेंट कोई छोटा नहीं था, ये रिक्रूटमेंट जो हिंदुओं का हुआ, ये लाखों में हुआ, जो ब्रिटिश फ़ौज में आकर जिन्होंने ब्रिटिश की पूरी मदद सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय महायुद्ध में की। तो ये उनका एक करने का दूसरा तरीका था। और तीसरा, मैंने जो कहा कि वो वैचारिक रूप से उन्होंने जो हिंदुत्व की किताब लिखी थी, उसी को लेकर आगे वो और लिखते रहे। श्रद्धानंद नाम के पेपर, अखबार जो उन्होंने निकाला, उसके माध्यम से भी इसी प्रकार की सांप्रदायिकता के संदेश को
वो पहले से मजबूत करते रहे। तो ये 3 आधार थे जिस पर उन्होंने जी। काम किया। दूसरा पॉइंट जो आपने किया अभी डिस्कस किया था कि उन्होंने आजादी के आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति अख्तियार की, उसके लिए काम किया। तो वो किस किस तरह से आजादी के आंदोलन को कमजोर कर रहे थे? गांधी नेहरू पर हमले कर रहे थे, कांग्रेस पर हमले कर रहे थे, या ये जो आपने कहा कि बांटने की जो हिंदुओं को एकजुट करके और हिंदू मुसलमान की खाई को चौड़ा करने की, ताकि एकता ना हो और आजादी का आंदोलन कमजोर हो, इस तरह से प्रयास कर रहे थे? जी, बिल्कुल। उसमें देखिए कि उन्होंने 1942 में एक सर्कुलर निकाला। इधर से कांग्रेस ने, राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े भाग ने क्विट इंडिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये नारा दिया। और ये यूसुफ मेहर अली का नारा था। और महात्मा गांधी ने उस समय कहा, करो या मरो। उस समय सावरकर ने एक सर्कुलर निकाला, क्योंकि वो उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। और सावरकर ने अध्यक्ष के रूप में एक सर्कुलर निकाला कि जो भी संगठन से जुड़े हुए हैं वो अपने काम पर उसी प्रकार से लगे रहें और ऐसा कुछ भी न करें जिससे अंग्रेज़ों को समस्या खड़ी हो, अंग्रेज़ों को तकलीफ हो। और मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से एक लोगों को आज़ादी के आंदोलन से दूर रखने के लिए सक्रिय तरीके से उन्होंने अपने मानने वालों को एक इस प्रकार का निर्देश, इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन 1942 में दिया। तो ये एक तरीका था। और दूसरा आर्मी का रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। जी। क्या ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं कि अंग्रेज उनके संपर्क में थे, अंग्रेज उनको कुछ निर्देश दे रहे थे, सावरकर उनका पालन कर रहे थे? कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह? बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही इस पॉइंट को निकाला कि उस समय एक वाइसरॉय की कमेटी थी। वाइसरॉय की कमेटी इसके लिए बनी थी कि अंग्रेज़ों को युद्ध में कैसे मदद हो, और सावरकर उसके संपर्क में थे। तो ये कहा जा सकता है कि जो अंग्रेज़ों को चाहिए था वो इस कमेटी के माध्यम से सावरकर ने इसको लिया और इसको सामने बहुत मजबूत किया। और वैसे तो हम ये जानते ही हैं कि उनको वो 60 रुपये महीने की पेंशन मिल रही थी और वो पहले ही कह चुके थे, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। और तीसरा, वो वाइसरॉय की उस कमेटी में थी जो युद्ध को ज़्यादा सफलतापूर्वक चलाने, यानी अंग्रेज़ युद्ध को कैसे सफलतापूर्वक चलाएं, उसके लिए जो कमेटी थी उसमें ये थे। चौथा, उसमें देखिए कि जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स थे, रिक्रूटमेंट सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं और उसमें हिंदुओं को प्रेरणा दी जाए कि आप अपना सैन्यकरण, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदूज़, ये बात उन्होंने उस समय स्पष्ट रूप से कही। तो ये संपर्क में तो अंग्रेज़ों के थे इस कमेटी के माध्यम से। 1937 में सावरकर ने हिंदू महासभा की बागडोर संभाल ली थी, वो उसके अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद हिंदू महासभा का इस्तेमाल वो किस रूप में, किस पर्पज से कर रहे थे? क्या वो कहीं आजादी के आंदोलन की मदद कर रहा था? देखिए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष वो 1937 में बने, क्योंकि ये इसको हम दोहरा रहा हूँ मैं कि 1937 में जब उन पर वो बंधन कांग्रेस सरकारों ने हटा दिया कि आप रत्नागिरी में ही केवल रहेंगे, तो वो जब बंधन हट गया तो उन्होंने हिंदू महासभा की अध्यक्षता स्वीकार की। और उसके बाद 6 साल तक वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। 1937 से लेकर 1942-43 तक, जब तक भी वो अध्यक्ष थे, हर साल वो एक अध्यक्षीय भाषण देते थे जिसका संकलन भी उपलब्ध है। तो 1937 के भाषण में उन्होंने जो उनकी 1923 में हु इज़ ए हिंदू किताब के आधार पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी थी, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि इस देश में 2 राष्ट्र बसते हैं, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम। अब उनका बदलाव देखिए, 1937 में अभी पहले हिंदू राष्ट्र की कल्पना रख दी, अब कहा कि भाई 2 राष्ट्र हैं। अब 1938 में वो क्या कहते हैं? 1938 में वो कहते हैं कि ये राष्ट्र तो मुख्य रूप से हिंदू है और मुसलमान जो है वो यहाँ एक अल्पसंख्यक है। तो इससे जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को एक बल मिल गया कि देखिए ये लोग तो हमको एक राष्ट्र का भी दर्जा नहीं दे रहे, हम एक अल्पसंख्यक भी हैं। और यहाँ आज़ादी के आंदोलन को मदद देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको यहाँ तक बताना चाहूँगा कि 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा तो उसमें वो सावरकर को कोट करते हैं
कि हिंदू महासभा यहाँ दो राष्ट्र की बात करती है, हम भी दो राष्ट्र हैं, तो हम केवल माइनॉरिटीज क्यों हों, हम भी एक राष्ट्र हैं, तो हमें अपना राष्ट्र मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने वास्तव में विभाजन की राजनीति में बहुत बड़ी मदद की। जी, तो कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि 1910 के पहले तक अगर कोई स्वतंत्रता की भावना सावरकर के अंदर थी, स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रियता थी, तो वो जेल जाते ही खत्म हो गई, क्षीण पड़ने लगी और फिर उसकी बाद की पूरी जिंदगी वो आजादी, देश आजाद होने तक अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, अंग्रेजों की मदद करते रहे और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो भी आंदोलनकारी थे स्वतंत्रता के, उनकी छवि को उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की, उनके अभियानों को प्रभावित करने की कोशिश की। जैसा कि आपने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो सेना थी, उसके खिलाफ अंग्रेजों की सेना में उन्होंने रिक्रूटमेंट करवाए, हिंदुओं की भर्ती करवाई और बड़े पैमाने पर करवाई। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि सावरकर को हमें किस तरह से देखना चाहिए, उनकी वीरता का आकलन किस तरह से करना चाहिए। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, तो मैं एक ही कहना चाहूंगा कि उनके समर्थक जो कहते हैं कि माफीनामे एक चालाकी के रूप में लिखे गए थे, वास्तव में माफीनामे जो लिखे उसी आधार पे वो जिए, मैं ये कहूंगा। ही वॉज ट्रू टू हिज मर्सी पिटिशंस, ही लिव ट्रू टू हिज मर्सी पिटिशंस, यानी जो मर्सी पिटिशंस में उन्होंने बात कही उसी आधार पे उन्होंने अपनी जिंदगी को ढाला। और उसमें एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें रेखांकित करना चाहिए, अब मैं आपका हो गया हूं, यानी जो सावरकर अंग्रेजों को रखते हैं, अब मैं आपका हो गया हूं, वो शब्द को मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा। जी, वो पूरी तरह से समर्पित हो गए, अंग्रेजों के हो गए और अंग्रेजों के लिए काम करते रहे। इसलिए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहने से पहले हमें 10 बार विचार करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की कोई भूमिका अदा भी की थी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।